एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स का 8 जून को पेपर होने जा रहा है, शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आज मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। आप सभी छात्रों से मेरा यही कहना है कि मेरे द्वारा चैनल पर 4 से 5 सेट पेपर प्रत्येक विषय के लिए जो डाले जा रहे हैं वहीं से प्रश्न बन रहे हैं। आपसे मेरा यही कहना है कि उन सेट पेपर को आप ज़रूर पढ़ें। ये आपका अगला सेट पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और 100% माय डियर फ्रेंड्स ये पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा इतना कहना है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, क्योंकि आपका जो अगला पेपर होगा, अगले पेपर के भी 4 सेट पेपर मैं डाल दूँगा, जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके आंसर देख लीजिए और रट लीजिएगा सभी प्रश्नों को। चिन्ह भाषा का प्रयोग बालकों द्वारा किया जाता है, तो किन बालकों के द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है मुख बाधिर बालकों के द्वारा किया जाता है, तो लिखना है मुख बाधिर। डेबर समिति का गठन सन में किया गया था, तो ये कब होता है? 1960 में हुआ था, तो 1960 लिखना है डेबर समिति का गठन। व्हील चेयर एवं वॉकर का प्रयोग वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तो चलने फिरने वाले व्यक्तियों। ठीक है, यहाँ पर लिखना है चलने फिरने। डिस्प्रेक्सिया मुख्य रूप से संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है गत्यात्मक। क्या लिखना है? यहाँ पर आपको गत्यात्मक करेक्ट करना है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपको लिखना है लिंग। ठीक है, इतना आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको आज बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे कि आप रट लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपवर्जन का मुख्य कारण क्या है? तो अपवर्जन का जो मुख्य कारण होता है इसमें आपको ध्यान रखना है सामाजिक प्रभाव। क्या ध्यान रखना है? सामाजिक प्रभाव नहीं हो, सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव। शिक्षा की आधुनिक धारणा क्या है? तो शिक्षा की आधुनिक धारणा छात्र केंद्रित है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, ये आपको लिखना है। ठीक है, इन सभी के आंसर बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। देखिएगा, आंसर आ चुका है। जैसा कि शिक्षा की आधुनिक धारणा क्या है, तो इसके अंदर आपको क्या लिख कर आना है? शिक्षा की आधुनिक धारणा बाल केंद्रित है, जिसका उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो इतना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन था आपका कि दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, तो ध्यान रखना है देहरादून। तो वियना में मानव अधिकारों पर विश्व स्तर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब होती है? तो जून 1993 में। क्या याद रखना है? जून 1993। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैरिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कैरिकुलम जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर आपको लिखना है लैटिन भाषा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। क्वेश्चन देखिएगा सही विकल्प में, समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित है, तो समावेशी शिक्षा जो व्यवस्था है वो किस पर आधारित होती है? बाल केंद्रित पर आधारित समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित होती है, तो बाल केंद्रित लिखना है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो ब्रेल लिपि में ध्यान रखना है 6 बिंदु होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 6 बिंदु। ठीक है, ये करेक्ट आपको करना है। अगला क्वेश्चन है अधिगम अक्षम बालकों की पहचान हेतु युक्ति प्रविधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है? निरीक्षण रेटिंग। ठीक है, निरीक्षण रेटिंग आपको यहाँ पर लिखना है। सामाजिकरण का औपचारिक साधन है, तो सामाजिकरण का औपचारिक साधन क्या हो जाएगा? विद्यालय औपचारिक साधन होगा, तो इसमें आपको विद्यालय करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए प्रयास मेहनत लगातार कर रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति में स्त्री और पुरुषत्व दोनों का मिश्रण पाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे एंड्रोजीनी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एंड्रोजीनी। तो ये आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। इस सारे के सारे प्रश्न बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से क्या करेंगे? सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करेंगे। जैसे कि संसाधन अध्यापक से क्या समझते हैं?
मानसिक मंद बालकों की कक्षा से आप कहाँ बैठाएंगे? व्यक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम क्या है? तो इनके आंसर ध्यान से देखिएगा आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रश्न था कि संसाधन अध्यापक से आप क्या समझते हैं? तो इसके अंदर आपको इतना ही डेफिनेशन लिख कर आना है कि एक संसाधन अध्यापक वह विशेष शिक्षक होता है जो सामान्य कक्षा के उन बच्चों की सहायता करता है जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है या जो विशेष आवश्यकताओं वाले होते हैं। उनका मुख्य कार्य बच्चों को छोटे समूह में या व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्रदान करना और नियमित शिक्षकों को समावेशी शिक्षण पर रणनीतियों में मदद करना। तो इतना आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? संसाधन अध्यापक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन था 5वां, जिसमें पूछा गया था आपसे, मानसिक मंद बालकों को कक्षा में आप कहाँ पर बिठाएंगे? तो इन्हें आप कहाँ पर बिठाएंगे, इतना आपको स्क्रीनशॉट लेना है। देखिएगा, बौद्धिक अक्षमता वाले बालकों को कक्षा में सबसे आगे की पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा पर उन पर सीधा ध्यान दे सकें, बच्चे का ध्यान भटकाने वाली चीज़ें कम हों, शिक्षक उनकी गतिविधियों और प्रगति की निरंतर निगरानी कर सके। 6वां प्रश्न का आंसर लिखना है आपको कि व्यक्तिक शिक्षण कार्यक्रम क्या है? तो लिखना है, व्यक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम एक लिखित दस्तावेज होता है जो विशेष आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इतना आप यहाँ पर लिख लीजिएगा और इतना भी आपको लिख देना है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़कर ही जाना है। इसके बाद जो ये कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, इन सभी के आंसर मैं लाइव क्लासों में बताऊंगा। तो लाइव क्लासों में सभी छात्रों को जरूर जुड़ना है। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास मेहनत लगातार करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।